वीडियो में देखा था कि शब्दों के क्या मतलब है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि शब्द क्या क्या मतलब है, पूरे पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, उसी का जो डिटेल से पढ़ना है उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको देखिए, तभी आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आएगा और अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, देखिए जो सभ्यता का आरंभ होता है, जो आपका मेन पॉइंट है आरंभ। ठीक है, सभ्यता का आरंभ कैसे होता है, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग इसकी राय है। जो यूरोप के जो विद्वान है ना, वो कहते हैं कि कुछ लोग मेसोपोटामिया से आए थे और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया, ऐसा उनका मानना है। हो सकता है हो भी और ना भी हो। ठीक है, इसमें ज्यादा डिबेट नहीं करना है। ठीक है, 1921 में इस सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, जो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो अगर ऑप्शन में रहे दयाराम साहनी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 1921 में ही मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई, जो कि बनर्जी ने किया था। ठीक है, उनका पूरा नाम था आर डी बनर्जी। ठीक है, जो ये सभ्यता आगे बढ़ती गई। ठीक है, और आरंभ हुई इस सभ्यता का। जो इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो 2600 बीसी से लेकर बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट तक पढ़ना है। यानी कितने साल पढ़ना है इसमें, लगभग आपको 700 साल का इतिहास इसमें पढ़ना है। ठीक है, हड़प्पा काल का 700 साल का इतिहास पढ़ना है। 700 साल बहुत बड़ा साल होता है। ठीक है, आपको तो 20 साल 30 साल सुनते बहुत पुरानी बातें लगती है, समझो 700 साल में क्या क्या परिवर्तन आए होंगे। ठीक है, तो हमें सेकंड टॉपिक आता है जीवन निर्वाह के तरीके। ठीक है, जीवन निर्वाह के तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सभ्यता में, समाज में। ठीक है, निर्वाह का मतलब क्या होता है, जीवन जीने का तरीका क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, आप कैसे जीते हो अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। ठीक है, समय काटने के लिए आप क्या क्या काम धंधे अपनाते हो। तो जीवन निर्वाह में क्या करेंगे हड़प्पा वासी लोग। देखिए, निर्वाह कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति भी, कोई भी निर्वाह कैसे कर सकता है, हो सकता है वो कृषि करे। ठीक है, कृषि। अब देखिए हड़प्पा वासी आज हमारे जैसे ही कृषि करते थे, आज की तरह दाल चावल गेहूं जौ, ठीक है, सब चीज उगाते थे। ठीक है, इसके बाद वो आता था शिकार। उसके बाद हड़प्पा वासियों ने शिकार करना आरंभ किया। ठीक है, शिकार हर समाज में होता है। ठीक है, आज भी हम शिकार करते हैं, बहुत सारे गांव में आपने देखा उसे, हम मछली मारते हैं ना, भी शिकारी है। ठीक है, जानवर को मार के खाते हैं ना, वो भी शिकारी है। ठीक है, लेकिन शिकार का करने का तरीका बदल गया। पहले लोग जंगल में जाके मारता था शिकार, अब क्या उसको पाल के काट देता है, वो भी शिकारी है ना। तो पशुपालन कर देते हैं। पशुपालन व्यक्ति क्यों करेगा, देखिए पशुपालन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकार हो गया, ठीक है, इसमें आता है पशुपालन, कृषि का ही पार्ट है पशुपालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पशुपालन करते हैं तो बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें मिल सकती है। पशु क्या यूज कर सकते हो, परिवहन में यूज कर सकते हो। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए आप परिवहन का यूज कर सकते हैं। परिवहन के रूप में किसको यूज कर सकते हो, जानवरों को। आपने देखा होगा बैल मिला होगा, ठीक है, आपने भैंस सुना होगा, कहाँ यूज होते हैं, खेत में भी यूज होते हैं और आपके इधर से उधर जाने में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो निर्वाह करते हैं। ठीक है, अब व्यापार भी करते हैं। कृषि जो था, जो हड़प्पा वासी थे वो व्यापार करते थे। व्यापार किसकी करेंगे भाई, जो चीज बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है कृषि के व्यापार करते हो सकता है कि सामान उत्पादन करते हो उसका व्यापार करते थे। कोई पूछे कि हड़प्पा वासी अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे, तो कृषि से, शिकार करके, पशुपालन करके, व्यापार करके। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपनी खेती बाड़ी किया। ठीक है, और अपने जीवन को आगे चलाया, उसको बोलते हैं निर्वाह। तो कोई पूछे आपसे निर्वाह किस प्रकार करते थे, कृषि द्वारा, शिकार द्वारा, पशुपालन द्वारा, व्यापार द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो शिकार है ना, इसको लेकर डिबेट है। डिबेट क्या है कि कोई इसका पुख्ता प्रमाण मिला नहीं है कि शिकार वो स्वयं करते थे या किसी आठे मतलब कि किसी दूसरे से वो मंगाते थे। ठीक है, इसका कोई बात का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन हाँ शिकार होता था, इसमें आज की तरह जानवरों लोग मारते थे। ठीक है, फिर आता है कृषि प्रौद्योगिकी। देखिए, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कृषि में तकनीक का यूज करना। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी। देखिए, कृषि में लोग तकनीक क्या करेंगे, हल का प्रयोग करते थे। हल का, सिंचाई मतलब समझते हैं ना, खेतों में पानी देने का। ठीक है, तो हल का प्रयोग करते थे। हल का जो साक्ष्य मिला है वो हरियाणा के बनावली नामक स्थान से मिला है। ठीक है, हल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको मिला है हरियाणा के। ठीक है, सिंचाई के साधन एक नहर मिला है, अफगानिस्तान की एक जगह है, उसका नाम है सोतुरघई, वहां से क्या मिला है आपका सिंचाई का प्रमाण मिला है। नहर मिला, तो नहर किस काम के होता है, हो सकता है सिंचाई होता हो। ठीक है, जो व्यापार भी नहर के माध्यम से होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है वृषभ का मतलब होता है बैल। ठीक है, वृषभ का मतलब होता है बैल।
ठीक है। तो बैल का क्या प्रयोग करेंगे भाई, हल जलाने। हल कौन चलाएगा, हम चलाएंगे ना आप चलाएंगे, ठीक है। कौन चलाएगा ना, लोग नहीं चलाते हल को, हल को जानवर चलाता है, ठीक है। हल को कौन चलाता है, जानवर। कौन सा जानवर था, तो बैल। तो पूछेंगे हल किस, बैल कौन चला, ऋषभ का मतलब क्या है, बैल है। बैल किस काम आता था, तो आपका जुताई करने का काम आता था। उसके बाद है हल जो है, हल से क्या कर सकते हैं कि जो हल है ना बहुत काम की चीज है। हल जो है वो मिट्टी को पलट देता है, मिट्टी को मुलायम कर देता है, ठीक है, जिससे बीज इसमें आसानी से पड़ जाता है और उसका जो बीज है उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। उत्पादन क्षमता मतलब जो पहले 1 किलो अनाज होता था, ऐसे छींटने पर ऐसे छींट दीजिएगा खेतों में अनाज तो 1 किलो होगा, लेकिन हल चला दीजिएगा तो हो सकता है वो 2 किलो हो जाए, 2.5 किलो हो जाए, 3 किलो अनाज आ जाए। आपने देखा होगा कि सिंचाई खेती करने से पहले जो सिंचाई कह रहा हूँ, हल जो होता है यानी जुताई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके माध्यम से होता है, आज भी गांव में होता है, खेत बैलों के माध्यम से होता है। आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे मशीन आ गई है, उसके माध्यम से होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में तकनीक के मामले में क्या था, तो हल था, सिंचाई था। सिंचाई के लिए उन्होंने नहर का भी प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद एक साथ 2 फसलों को उगाते थे। आप लोगों ने गांव में गए होंगे ना, गेहूं का खेत देखा है, गेहूं के खेत में मिश्रित फसल होता है, उसमें एक पहले गेहूं लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें सरसों छींट देते हैं, सरसों हो जाता है ऊपर, सरसों हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद सरसों काट लेते हैं, गेहूं और सरसों को पहले काट लेते हैं, उसके बाद गेहूं को काटते हैं। ऐसे मिश्रित खेती होता है। आपने बहुत सारे आलू के खेत में देखा होगा कि आलू नीचे बैठता है, उसके ऊपर कुछ और फसल लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे खेती होती थी, यानी मिश्रित खेती होती थी। कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में। देखिए कितना दिमागदार लोग थे भाई। उसके बाद है कुओं का प्रयोग। कुआं किस काम, पानी पीने का काम आएगा। और अपने रहट देखा, अपने बाहुबली मूवी देखा ना, उसमें रहट का भी सीन दिखा दे। रहट कैसा होता है, ऐसा गोल सा होता है, यहाँ पे बाल्टी लगा होता है, यहाँ पे बैल होता है, बैल ऐसे चलता है और पानी गिरता है, ठीक है। वहां पे रहट नहीं था, लेकिन कुएं थे। तो कुएं किस काम आ सकते हैं, तो आपके सिंचाई करने के काम आ सकते हैं, पानी पीने के काम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिंचाई लिखोगे, ठीक है। अब आता है मोहनजोदड़ो, जो तीसरा टॉपिक है इसमें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस हड़प्पा सभ्यता का मेन पॉइंट है। अगर पूछे कोई, आप लोग इंडिया का नाम सुनते हैं ना, कोई बोलता है इंडिया, कहाँ इंडिया, तो नई दिल्ली। अपने राजधानी का नाम लेते हैं ना, वैसे ही जब हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते हैं, तो हड़प्पा का नाम लेते हैं, दूसरा मोहनजोदड़ो। उसके अलावा भी बहुत सारी सिटी थे, लेकिन मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, उसकी जो प्लानिंग थी, नियोजित शहर था, नियोजित मतलब फुल प्लान के साथ बनाया गया था, कहाँ पे क्या चीज होगा, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता था यानी जो मोहनजोदड़ो था, उसमें ये 2 नगरों में विभाजित था। एक होता उचला शहर, एक था निचला शहर। उचला शहर को लोग क्या बोलते थे, तो दुर्ग बोले थे, ठीक है। ये जो दुर्ग था ना, ये बहुत छोटा एरिया में होता था, ठीक है। और जो निचला शहर था ये बहुत बड़ा एरिया में होता था, ठीक है। अब जो ये दुर्ग होता था ना, ऊंचाई पे बना होता था, ये ऊंचाई पे। यहाँ पे कौन सब रहेगा, यहाँ पे जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोग हैं, ठीक है, समाज में जिनका उच्च तबका है, अमीर लोग है, व्यापारी हो सकता है इसमें। पूछे कोई दुर्ग में कौन रहता था, हो सकता है उसमें व्यापारी रहता हो, ऐसा है, तो ही रहेगा ना। हो सकता है कि राजा रहता हो, राजा हो तो यानी शासक रहता हो, ठीक है। और कौन हो सकता है कर्मचारी रहते हो, कर्मचारी जो काम करते हैं, ठीक है। या समाज के धनी वर्ग रह सकता हो, धनी वर्ग जिसमें पैसा है वही रहेगा ना। यानी उच्च वर्ग में प्रशासनिक सेवा के लोग रह सकते हैं, जो प्रशासन में है, शासन में है, वो वाले लोग इसमें रहते थे। किसमें रहते थे, ऊंचाई वाले, यानी दुर्ग में ये लोग रहते थे। निचला शहर में इसमें ग्रामीण लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे, जिसके समाज में इज्जत तो कम नहीं, जो समाज में नीचे गरीब लोग थे वो किसमें रहते थे, निचला शहर में रहते थे। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं कम थी, बहुत सुविधाएं कम थी, यहाँ पे सुविधाएं थी ही नहीं। यहाँ पे क्या था, नाली बने हुए थे, ठीक है, कमरा था बढ़िया से, रोड कहाँ पे होंगे, सब समकोण पे रोड एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। तो कोई पूछे मोहनजोदड़ो क्या विशेषता थी, तो ऊंचाई पे बना हुआ था। यहाँ पे कौन कौन लोग रहते थे, व्यापारी रहता था, शासक रहता था, कर्मचारी वर्ग रहता था, धनी वर्ग रहता था, ठीक है। ये जो कहाँ रहते थे, तो दुर्ग में रहते थे। देखो अब जो दुर्ग है ना, उसमें ईंटों का जो प्रयोग हुआ है उसका साइज है 4x2 का साइज है ना, यानी ये चीज 4 होगी तो उसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी, ये 4 होगी, ऐसा ईंट बना था, ठीक है। सेंटीमीटर में, मीटर में क्या होगा, ये अपना देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण बहुत जरूरी है, किसी भी एक स्वच्छ शहर को होने के लिए नालों का निर्माण होना अति आवश्यक है। अगर नाले का निर्माण नहीं होगा तो शहर अच्छा नहीं होगा। क्यों, देखिए बारिश में आप देखते हो ना कि नाले भर जाते हैं इंडिया में, लेकिन उस समय देखो आज से 3000 साल पहले नाले कितने बढ़िया बने हुए थे, भीड़ नहीं लगती थी, मतलब जाम नहीं लगता था नालों का। तो नाले थी, नाला जो था हर घर के एक दीवार से चिपका होता था। क्यों चिपका होता था, कि घर का पानी कहाँ जाएगा, नाले में जाएगा। सड़क और नाले बिल्कुल साथ साथ बनाए गए थे, आवास के बगल में नाला होता था। उसके बाद क्या होता, घर की जो दीवारें होती थी नाले के साथ होती थी, उसमें पानी सीधे नाला में चला जाए। इस बात का ख्याल रखें, जब भी अगर मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा है तो नियोजित शहर के बारे में क्या लिखना है, तो 2 शहरों में विभाजित था, दुर्ग था, दुर्ग में कौन लोग रहते थे मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद कौन, नाला होता था, इस सब का ध्यान रखना। फिर आता है गृह स्थापत्य, घरों का डिजाइन। जो हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो था उसमें पक्के घर में मिले, कच्चे घर में मिले हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं 2 मंजिला भी घर मिला हुआ है, ठीक है।
घरों में क्या होता है, एक आंगन होता है। घर मान लीजिए स्क्वायर टाइप का है, तो आप घर में सीधे नहीं दे सकते, यहाँ पे दरवाजा होता था, दरवाजा बेसिकली यहाँ होता था, ठीक है, और यहाँ पे आंगन होता था, और उसके बगल में कमरे बने होते थे ऐसे, ये रूम बने होते थे ऐसे। अब घर में सीधे एंट्री नहीं मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुआं होता था, ये राहगीरी का काम आता होगा पानी वानी पीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आंगन था, आंगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बताइए आंगन का क्या रोल होगा? हो सकता है यहाँ पे सामान सुखाते हैं, ठीक है, हो सकता है विश्राम करने का स्थल हो, ठीक है, धूप लेने का स्थल होता है ना, वो विश्राम करने का स्थल हो, ठीक है। इसमें हो सकता है और भी काम होता हो, ठीक है। अपने दिमाग से सोचिए और क्या क्या काम हो सकता है आंगन में, ठीक है। हो सकता है धार्मिक क्रियाकलाप होता हो। अब धार्मिक क्रियाकलाप समझते हैं? नहीं समझते, समझाता हूँ। देखिए धार्मिक मतलब धर्म से जुड़े हुए, ठीक है। कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर आपके घर में आंगन है तो उसमें किया जाता है। आंगन का ये भी प्रयोग हो सकता है। और सोचिए आंगन का क्या प्रयोग हो सकता है, ठीक है। ईंट का प्रयोग हुआ है फर्श बनाने में, गारे का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बाहर से कोई व्यक्ति सीधे घर में नहीं देखेगा, क्यों? यहाँ पे दीवार होता था, ठीक है, और यहाँ पे कुआं होता था, बाहरी लोग उसका पानी यूज करते थे, ठीक है। दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला, ठीक है। ये जो दुर्ग था वो कहाँ पर था? ये आपका था जो दुर्ग था ये उंचला शहर में था, ठीक है। यहाँ पे एक माल गोदाम मिला है। माल गोदाम समझते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे सामान रखा जाता है, ठीक है। इसमें अनाज के साक्ष्य मिलेंगे, बड़े बड़े घर मिले, संरचनाएं मिली, इससे पता लगता है कि माल गोदाम रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार में ग्रेट बाथ मिला है, यहाँ पे जहाँ नहाने का काम आता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल मिला है, ठीक है, उसको स्नानागार बोलते हैं। उसके ये नॉर्थ है, ठीक है। अगर आप मैप को ऐसे देखिएगा, ये नॉर्थ में और क्या बोलते हैं साउथ में सीढ़ियाँ थी, इसको ऐसे समझिए आप, ऐसे ये ऐसे बन गया स्विमिंग पूल। यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियाँ किस लिए बनी थी भाई? अंदर जाने के लिए, नहाने के लिए होता है ना। आप किसी धार्मिक घाट पे गए होंगे तो सीढ़ी बना होता है स्टेप बाय स्टेप जाने का। वहाँ पर भी धार्मिक क्रियाकलाप रहा हो, कुछ भी रहा हो उनका, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, दोनों तरफ सीढ़ी है, उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी। अब देखो जो स्विमिंग पूल है यानी स्नानागार है, उसके बगल में 4-4 कमरे बने हुए हैं। अब कमरे किसके लिए काम आता होगा भाई? नहा लेंगे तो कपड़ा कहाँ बदलेगा भाई? इसमें अगर महिलाएं हैं तो इसमें पुरुष लोग होता है कहीं भी बदल लेता है, लेकिन महिलाओं के लिए 4-4 कमरों का सेट बना होता है, उसमें लोग अपना कपड़ा चेंज करते होंगे। और भी उसका काम आता होगा और वो जानते होंगे क्या काम आता होगा, और भी इसके काम, ठीक है। जो गारे का प्रयोग, गारे का मतलब एक सीमेंट टाइप का प्रयोग किया गया ताकि पानी रिसे ना, इधर उधर पानी जाए ना, ठीक है। बहुत सिस्टम से बना हुआ था, पानी कैसे निकालना है, पानी कैसे आएगा, सबका व्यवस्था था इसमें। फिर आता है जो आपका फोर्थ टॉपिक है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक विभिन्नता का अवलोकन, ठीक है। देखिए सामाजिक विभिन्नता होना कि हर समाज में होता है। हर समाज में गरीब, ऊंच नीच, भेदभाव सब होता है। बिना इसके समाज चलेगा नहीं। समाज क्या है? लोगों का एक समूह है। समाज क्या है? तो लोगों का समूह है। सब लोग एक जैसा नहीं बने। स्कूल में कोई भिन्नता होता है ना, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पैसा वाला है, कोई पतला है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फलाना जगह से है, कोई यहाँ से है। उस हिसाब से हड़प्पा सभ्यता में भी भेदभाव थी। जब भेदभाव थी तो इसके काम भी होंगे भेदभाव वाले, ठीक है। तो भेदभाव वाले के इतिहास का कैसे पता है? समाधान यानी जो बरेड होती थी, यानी जहाँ पर दफनाते थे, उसको इन्होंने खोदा, उसके बारे में पता किया कि किसका बरेड है, ठीक है, यानी कि मतलब किसका समाधान है, समाधान में क्या चीज मिला, उसके आधार पर इतिहासकारों ने बताया कि हो सकता है वो कि अमीर व्यक्ति का रहा, हो सकता है गरीब व्यक्ति का रहा हो। अब देखिए जब अमीर व्यक्ति दफनाएंगे अमीर व्यक्ति को तो क्या होगा? अमीर व्यक्ति को दफनाएंगे, मान लीजिए अमीर को दफना दिया, इसके साथ बहुत सारे सामान होंगे, बहुत सारे सोना, तांबा, पीतल, इसका काय, कुत्ता, बकरी सब होगा इसमें। काय इसको प्यार करता था, चाहे इसके अमीर आदमी था, इसको दान में दे दिया था। लेकिन वहीं पे मान लो यहाँ पे गरीब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये गरीब बेचारा मरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? गिलास होगा और कुछ नहीं होगा। क्या होगा? वो गिलास होगा, यहाँ पे लोटा होगा, या हो सकता है जिस पर कुछ छल्ले वल्ले हो, इसके पास ज्यादा सामान नहीं रहेगा। इससे पता लगेगा इतिहासकारों ने ये व्यक्ति गरीब था, ये व्यक्ति अमीर था, ठीक है। तो सावधान का क्या प्रयोग था? तो लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगता है, ठीक है। अगर कोई मर जाता है, अभी भी आप समाज में देखिए कोई मर जाएगा, अगर वो ज्यादा अमीर व्यक्ति रहेगा तो घर वाले ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा शौक होता है ज्यादा। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो मर जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही पता लगता है सावधान में, अगर समान के हिसाब से लगता था कि कौन समाज में उच्च स्थिति पे यानी धनी कौन सा है और गरीब कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आता है जो हड़प्पा वासी थे ना, किसी भी सामान को जो सामान जो था उसको दफनाते थे, लेकिन ज्यादा महंगा सामान नहीं दफनाते थे। महंगा सामान ना दफनाने के पीछे क्या कारण था? कि लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते थे महंगा सामान। जैसे आपने मिस्र में सुना होगा, वहाँ पे मम्मी होता था। मम्मी क्या काम करता था? मम्मी में जो राजकीय आपने राजकीय का मतलब समझते क्या आपको? राजकीय का मतलब था सरकारी,
ठीक है, आपने सुना होगा राजकीय बाल विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय। ठीक है, राजकीय क्या मतलब होता है? सरकारी। अब देखिए सरकारी जो समाधान होगा उसमें क्या होगा, सरकार के पास बहुत पैसा रहता है तो सरकार ज्यादा खर्च भी करती है, तो सरकारी समाधान में जो दफन ले होगा उसमें ज्यादा सामान दफनाया जाएगा। इससे पता लगेगा बंदा बहुत अमीर रहा होगा। वैसे मिस्र में जो होता था वहाँ पे मम्मी जो सोना चांदी पता नहीं क्या क्या उसके साथ दफनाते, उनका ऐसा विश्वास था कि अगर अगले जन्म में जिएगा तो इसको यूज कर पाएगा। फिर आता है विलासिता की वस्तु। ठीक है, लेकिन हड़प्पावासी जो थे ना वो ज्यादा विश्वास नहीं करते थे महंगे सामान दफनाने के लिए, लेकिन हाँ, लेकिन जो उनके समाधान थे उसमें आभूषण मिले हैं। आभूषण, 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 आभूषण का मतलब है गहना, जो महिलाएं पहनती है, कान में का, नाक में का, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, आभूषण पहनती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की एक बात थी, स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या पहनते थे, गहने पहनते थे, और दोनों के जो समाधान है जहाँ पे दफनाने का जो कब्र है उस कब्रों में मिला है क्या, तो आभूषण मिले, स्त्री और पुरुष के दोनों ही मिले। इसे पता लगता है कि जो हड़प्पावासी थे वो महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों ही किसके शौकीन थे, तो आभूषण के शौकीन थे, तभी तो उनके साथ तो चीजें दफनाई गई है, अन्यथा नहीं दफनाई जाती। ठीक है, उसके बाद है विलासिता की वस्तु। देखिए विलासिता का मतलब है दिखावे की वस्तु, जिससे हम सामान यूज करें तो हमारे समाज में थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाए। ठीक है, विलासिता का क्या मतलब होता है, महंगी सामान। विलासिता, विलासिता, विलासिता का मतलब महंगी वस्तु जिससे आप यूज करें समाज में आपकी वैल्यू बढ़ जाए। कार लिया, ठीक है, BMW, ठीक है, क्या होगा, ये विलासिता की वस्तु है। ठीक है, बड़ा सा घर लिया, लग्जूरियस हाउस जो होता है क्या होता है, विलासिता की वस्तु। इससे आपकी सुख सुविधा में आसानी होती है, आपको किसी को शो ऑफ करते हो। ठीक है, वो विलासिता की वस्तु। कोई चीज विलासिता की वस्तु कैसे बनेगी, ठीक है, हो सकता है कि वो दुर्लभ हो, दुर्लभ समझते हैं, बड़ा ही मुश्किल से मिला, हो सकता है वो कीमत ही ज्यादा हो, कीमत। ठीक है, जैसे कि मान लो ऑडी ना, तो उस दुर्लभ नहीं है, सबको मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसकी कीमत है। ठीक है, एप्पल का फोन है, दुर्लभ नहीं है, मान ले पैसा हो, हमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कहीं से भी उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसको तकनीक हो, उसको तकनीक, उसको बनाने में बहुत खर्चा आया हो, उसको बनाने में बहुत खर्चा आया हो। ठीक है, क्या हो सकता है उसको तकनीक, जो उसका टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंस से मिला, उसको बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर विलासिता की वस्तु कैसे बनी, हो सकता है दुर्लभ हो सकता है उसकी कीमत ज्यादा, हो सकता है उसकी तकनीक मतलब तकनीक ज्यादा हो, तकनीक मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी से बनाया है। ठीक है, इसीलिए तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इसे जो विलासिता की वस्तु से संचय करते हैं लोग, इसको ना इकट्ठा करते हैं, ये बहुत कम मिलता है। विलासिता की वस्तु की खास बात है कि बहुत कम मिलता है, ये क्या होता है, कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता था ना, सभ्यता मतलब सारे हड़प्पा को मान लेते हैं, उसमें जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है वहीं से ज्यादा विलासिता की वस्तु मिली है। उस समय के ये इंपॉर्टेंट शहर थे। ठीक है, जो कोई भी सामान कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट विलासिता की वस्तु शहरों में ज्यादा मिलेगा, तो वहीं पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विलासिता की वस्तुएं ज्यादा मिली हुई है। इसमें क्या था, फोएंस था, क्या था, फोएंस था। ठीक है, जो विलासिता की वस्तु होती है रोजमर्रा के काम में यूज नहीं होती है। ठीक है, ये दुर्लभ, समझ में आ गया, विलासिता की वस्तु क्या, दिखावे की वस्तु है जिसको समाज में हमारे को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। अगर हम कोई यूज करते हैं, एप्पल का फोन देखना ना, कोई लड़का तो घड़ी पहन के आता है ना जीसो का, वो ऐसे दिखाता है, तो फोटो खींचता है, एप्पल का फोन लेकर आता है तो शो ऑफ करता है, किसमें, टॉयलेट में पेपर वो होता है ना शीशा, उसमें लगाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो विलासिता की वस्तु हो गया, उसके बाद जो मरते थे ना, जो लोग मरते थे उसके साथ दर्पण भी दफनाया गया। दर्पण का मतलब क्या हुआ, दर्पण, इसका मतलब था शीशा, शीशा। ठीक है, अब शीशा किस लिए दफनाया गया, भाई उसका प्रिय चीज रहा होगा उसको दफना दिया। ठीक है, हो सकता है कोई चेहरा देखने के लिए रात में कि सही दफनाया है कि नहीं। अगर मानिए ना आजकल की लड़की सब मरेगा तो क्या दफनाएंगे उसके साथ मोबाइल दफनाएंगे, क्यों भाई, वो ब्यूटीफुल ऐसे अपना सेल्फी खींचेगी। ठीक है, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान था, वो मरते थे तो क्या दफनाते थे, शीशा। अगर आजकल की कोई लड़की मरेगी तो क्या दफनाएंगे, उसके साथ कैमरा दफनाएंगे ताकि अपना फोटो डालती रहे DSLR से। ठीक है, तो शीशा का मतलब समझे, दर्पण मतलब शीशा भी दफनाते थे। जो शीशा था किसका था, तांबा का था। शीशा किसका था भाई, तांबा का शीशा होता था। ठीक है, उसमें मुंह कैसे देखते थे वही जानते हो, मुझे नहीं पता। फिर आता है उत्पादन, जो शिल्प उत्पादन के केंद्र विषय में। ठीक है, जानकारी देखो, शिल्प का मतलब मैं कल ही बताया था, अगर पिछला वाला पार्ट नहीं देखा उसमें देखिए। देखो शिल्प का मतलब होता है किसी चीज को हाथ से बनाने होता है ना, शिल्प। आप किसी चीज का उत्पादन हाथ से करते हैं, हाथ से मतलब इन द सेंस कि हाथ से बनाते हैं, उसको बोलते हैं शिल्प। ठीक है, शिल्प उत्पादन में क्या हो सकता है, कोई चीज पत्थर से आप बना रहे हो वो भी शिल्प है। ठीक है, हो सकता है आप लकड़ी से बना रहे हो वो भी शिल्प, हो सकता है आप मिट्टी से बना रहे हो कोई चीज। ठीक है, मिट्टी हो सकता है मिट्टी से बना रहे हो वो भी शिल्प है। ठीक है, पत्थर से क्या बन सकता है, गहने वहने बन सकते हैं, स्टोन वगैरह के हाथ में का बन सकता है, लकड़ी से बहुत सारी चीज बन सकता है, मिट्टी से क्या बन सकता है, मूर्तियां बन सकता है, खिलौना बन सकता है, मोहरे बन सकती है मिट्टी। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें
बन सकता है। ठीक है, अब देखिए ना, अब उत्पादन केंद्र जो था उसके पता कैसे लगेगा, कोई चीज उत्पादन है कहाँ, कैसे पता लगेगा। ठीक है, जैसे कि उत्पादन में क्या क्या करते थे वो लोग, तो देखिए वो लोग पहले तो संघ बनाते थे। क्या बनाते थे भाई, मनके बनाना, मनके बनाते थे शिल्प उत्पादन में। ठीक है, फिर क्या बनाते थे भाई, मोहरे बनाते थे, मोहरे जो लगाते थे। फिर उसके बाद क्या, धातुकर्म, धातुकर्म समझते हैं, नहीं समझते। धातु का मतलब होता है लोहे से संबंधित चीजें होता है। ठीक है, हालांकि लोहा नहीं था हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धातु मतलब तांबा था उस समय, तांबा था और टीन था। ठीक है, इससे वो लोग चीजें बनाते थे, गहना हो गया, हाथने का हो गया, कानने का हो गया। ठीक है, धातुकर्म इसे बोलते हैं, जो चीजें धातु से बनाई जाती है उसको धातुकर्म बोलते हैं। उसके बाद आता है बाट बनाना, बाट मतलब बटखारा बनाना, जिससे चीजों को तोलते हैं। ठीक है, ये बाइनरी में होती थी, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद है जो नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ पे नागेश्वर, नागेश्वर और बालाकोट है, ये दोनों ही नदी के किनारे पे, एक समुद्र के किनारे पे, नदी के किनारे पे। ठीक है, जो नागेश्वर है वो सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, सिंधु की एक सहायक नदी है, सिंधु की यानी उप नदी है, उसके किनारे नागेश्वर है। जो बालाकोट है वो समुद्र के किनारे है। ठीक है, इसके आसपास में क्या मिला है, तो उत्पादन केंद्र मिला। कोई देखो उत्पादन कोई केंद्र है, कैसे पता लगेगा, वहाँ पे किसी चीज का उत्पादन होता है, वो कैसे पता लगेगा। इसके लिए 2-3-4 बातें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई चीज उत्पादन का केंद्र रहा है, वो कैसे पता लगेगा। देखिए, हो सकता है वहाँ कच्चा माल ज्यादा मिलता हो। ठीक है, कच्चा माल हो सकता है कि त्याग की वस्तुएं मिली हो, त्याग की वस्तु मिली हो। ठीक है, अधूरा काम वाला वस्तु मिला हो, अधूरा काम वाला वस्तु मिला, जैसे होता है ना, सामान बनाते हुए कोई फूट गया, उसको वहीं पे फेंक दिया, ये सब चीजें मिली हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, परित्याग हो गया, कच्चा माल हो गया। ठीक है, हो सकता है कि वो फेंका हुआ माल मिला हो, फेंका हुआ माल मिला हो, कूड़ा करकट हो। अब किसी कोई चीज कहीं बनता है, वहाँ पे उसके कूड़ा करकट उसी का फेंकेंगे ना, अलग कोई चीज तो फेंकेंगे नहीं हम उसके वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है अपूर्ण वस्तु है, अपूर्ण मतलब अधूरा वस्तु है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बनाते बनाते मार्कर बना रहा था, बनाते बनाते टूट गया, उसको क्या दोबारा थोड़ी बनाऊंगा, फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो सारे जहाँ चीजें मिलेगी उससे पता लगेगा ये चीजें यहाँ पे आसपास बनती है। आप लोग कहीं जाएंगे ना, आप अगर कहीं जाते हैं, अगर वहाँ पे चूड़ी, जैसे आप हैदराबाद में जाएंगे चूड़ी ज्यादा बनता है। ठीक है, तो चूड़ी आपको बहुत सारे फेंका हुआ आसपास मिल जाएगा, क्यों, यहाँ पे पता लगता है चीज घर में बनती है, तभी वो चीज फेंका हुआ है। फिर कहते हैं माल प्राप्त करने की नीति है। ठीक है, अब माल प्राप्त कैसे कर सकते हो आप, पहले अमेजोन वो था नहीं कि ऑर्डर मार दो और आ गया। ठीक है, तो माल प्राप्त करने के लिए हम माल प्राप्त करना, माल प्राप्त करने का मतलब क्या था, माल प्राप्त करने का मतलब सामान बनाने के लिए हमें सामान चाहिए, परिवहन चाहिए। परिवहन में बैलगाड़ी हो सकता है। ठीक है, नदी हो सकती है, नदी के माध्यम से, नाव के माध्यम से हम सामान लेकर आएंगे, तभी हम चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश का मतलब समझते हैं, तटीय, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश वो प्रदेश होता है जो किसी नदी के किनारे हो सकता है समंदर के किनारे हो, समंदर के किनारे हो, आदि किनारे हो, तट, जो नदी या पानी की जो स्रोत हो उसके किनारे होता है, उसको बोलते हैं तटीय प्रदेश, है ना। ये बहुत काम के होते हैं। ठीक है, जितना भी जो डेवलप्ड नगर है, यानी जो सिटी है पुराने जमाने में, कहाँ पे हो, कहीं ना कहीं तटीय नगर के आसपास। आप ट्रेन में भी जाना ना, उधर कोई बड़ा शहर आएगा ना, उसके आसपास छोटी सी नदी मिलेगी, बड़ी सी नदी मिलेगी, वो शहर से पहले मिले या शहर के बाद मिलेगी, 100% है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा कि हो ऐसा। फिर आता है उप महाद्वीप, उसके बाहर से आने वाले माल। ठीक है, देखिए जो माल था ना, अलग अलग लोगों की जगह से माल आता था, अफगानिस्तान से माल आता था। ठीक है, अफगानिस्तान से माल आता था, अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, कर्नेलियन आता था, मणि आता था, ये कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। लाजवर्द आता था, ठीक है, पत्थर आता था, ये कहाँ से आता था, आपके अफगानिस्तान के शत्रुघ्न नामक जगह है, वहाँ पे सिंचाई का साधन मिला है। ठीक है, अफगानिस्तान से ये लोग क्या मंगाते थे, पत्थर मंगाते थे, मणि मंगाते थे, सारी चीजें मंगाते थे। फिर आता है लोथल, लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अभी लोथल में ही भारत सरकार ने एक म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। ठीक है, कार्नेलियन मंगाते, मणि होता है, बहुत सुंदर होता है, ब्लू कलर का होता है, इसको मंगाने मतलब वहां से आता था। फिर आता था जो धातु है, धातु मतलब यहाँ पे धातु मतलब तांबा है, तांबा राजस्थान से आता था भाई, ये कहाँ से आता था, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कहाँ से, तो खेतड़ी से, खेतड़ी नामक जगह है राजस्थान में, वहां से लोग तांबा मंगाते हैं। आज भी खेतड़ी में इसका माइनिंग होता है, तांबा का माइनिंग होता है। उसके बाद आता है आपका धातु हो गया सेल खड़ी, जो सेल खड़ी पत्थर का नाम है। ठीक है, सेल खड़ी क्या है, एक पत्थर का नाम है, ये राजस्थान वगैरह से आसपास के एरिया से ही
आप राजस्थान गुजरात से, ठीक है। तांबा जो था केतरी से आता था, ठीक है। जो सोना है, सोने की बहुत सारी हमें चीज मिली है, सोने की जो चीज मिली है वो कहाँ से आता था, तो आपके स्वर्णगिरी से आता था, ठीक है, स्वर्णगिरी से आता था। उसके बाद आता है कि सुदूर देशों से संपर्क, ठीक है। सुदूर देश का मतलब बहुत दूर देश है, ठीक है। जो तांबा था ना, ये जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग कहाँ से, राजस्थान से मांगा जाए, तांबा कहाँ से भी आता था। तो तांबा जो था वो आपके अरब प्रायद्वीप मतलब अरब सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, वहां से भी अरब प्रायद्वीप जो पेनिनसुला जो था, ठीक है, ओमान वगैरह से भी तांबा हम लोग मंगाते थे, हम लोग मतलब हड़प्पावासी मंगाते थे, ठीक है। उसके बाद अब अलग अलग ना, उस समय वर्ड जो था ना, जो सिटी का नाम था ना, अलग अलग नाम था, ठीक है। आज का नाम अलग हो गया, बाद में, जैसे पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब उसको हमने नहीं, मतलब सरकार ने उसको क्या कर दिया है, प्रयागराज नाम दे दिया। वैसे ही जो ओमान था उसको मगान बोलते थे। यानी पूछता है, पेपर में आएगा एक एक नंबर के मिलाने में, यानी ओमान को क्या बोलता था ये लोग हड़प्पा में, मगान, ना, ये याद करिएगा, ये 100% आएगा पेपर में, ठीक है। मेलुआ, हाँ, ये किसको बोलते थे, तो आपको हड़प्पा का बोलते थे, हड़प्पा वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे, हड़प्पा को मेलुआ बोलते थे, ठीक है। उसके बाद दिलमुन किसको बोलते थे भाई, तो दिलमुन बोलते थे ये लोग बहरीन को क्या बोलते थे, दिलमुन, ठीक है। एक यहाँ पे पक्षी का भी जिक्र है, ठीक है। हाजा पक्षी किसको बोलते थे, मोर को। ये इसमें से एक ना एक 100% आएगा, मोर को बोलते थे। हाजा पक्षी किसको बोलते थे, तो मोर को ये लोग हाजा पक्षी बोलते थे, ठीक है। जो मेलुआ है इसको नाविकों का देश कहते थे। तो पेपर में पूछता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे मेलुआ किसे कहते थे, तो हड़प्पा वाले को। ऐसे भी पूछ सकता है नाविकों का देश किसे कहा जाता था, उसमें ऑप्शन में रहेगा मगान, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा चाहे मेलुआ, ठीक है, चाहे दिलमुन, चाहे बहरीन, चाहे हाजा पक्षी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो मेलुआ पर टिक करना है, ठीक है। तो नाविकों का देश मतलब मेलुआ बोले तो हड़प्पा वाला क्षेत्र को क्या बोलते थे ये लोग, मेलुआ बोलते थे, जिसका मतलब होता था नाविकों का देश, जहाँ पर, ठीक है। नाविकों का देश क्यों कहते थे, जो मुहरे थी ना, उसपे ये लोग नाव का एक चित्र बना हुआ मिला, इससे पता लगता था कि हमारी जो उस समय की नेवी थी, मतलब जो नाव वगैरह का काम होता था वो कितने डेवलप थी। तभी तो आप बहरीन से वहां से लेकर आओगे, समुद्र के रास्ते लेकर आते थे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही, ठीक है। अगले चैप्टर में हम इसके अगला जो टॉपिक है मुहरे लिपि बाढ़, आगे की जो लिपि नहीं पढ़ पाए उसको लिपि को क्या बोलते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।